मैंने भारतीय संस्कृति से अपने को कभी अलग पाया न माना। मैं भारत के क्षेत्रफल से दूर हूँ, लेकिन मेरे मानसिक क्षेत्रफल में भारत है। आज की पीढ़ी वक्त संकीर्ण उद्देश्यों में घिर गई है। हमारे इतिहास को, हमारी शिक्षा प्रणाली को, हमारे दर्शन को, हमारे ऋषियों को, हमारे ग्रंथों को नकारा गया। योग एक अनुभव है, एक क्रिया नहीं। तो अपने आप को जानना हम विद्यालयों में नहीं सीख पाते। हमारी शिक्षा प्रणाली प्राचीन काल से उच्च स्तर की रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। और आज आपको एक हस्ती से रूबरू कराने को लेकर आई हूं, जिनसे आपको वाकई बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। दरअसल आज हमारे साथ मौजूद हैं योगाचार्य धनंजय कुमार जी, जो कि वर्ल्ड बैंक के रिटायर्ड इंडस्ट्रियल पर्सन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। सर से हम आज चर्चा का दौर बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू होने वाला है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत। आपने मुझे मौका दिया। मैं आपके साथ, आपके दर्शकों के साथ रूबरू हो रहा हूं, और मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं अवश्य योगदान दूंगा। अच्छा, आपके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो मैंने यही बोला है कि योगाचार्य, तो एक वर्ल्ड बैंक के रिटायर्ड पर्सन और एक योगाचार्य का क्या कनेक्शन? असल में कनेक्शन मेरा वर्ल्ड बैंक से पहले से है, योग से। जी। क्योंकि मैं योग का विद्यार्थी रहा हूँ। जब मैं वर्ल्ड बैंक में था तब भी मैं योग पहले सीखा, फिर सिखाया। तो लगभग पिछले 50 वर्षों से मैं योग में लीन हूँ, और कई जगह, कई शहरों में, कई देशों में मैंने योग क्लासेस की हैं, वर्कशॉप्स की हैं। और जो वर्ल्ड बैंक था वो तो एक नौकरी थी, और 25 साल तक मैंने किया, और विश्व के लगभग 40 देशों में मैंने काम किया, और 20 अन्य देशों में भी मैंने भ्रमण किया। तो जब विश्व का लगभग भौतिक ज्ञान मुझे मिल चुका, तो मैंने कहा कि अब कुछ और समाज सेवा की ओर बढ़ा जाए, अग्रसर हों। तो मैंने योग पे ज़्यादा ध्यान दिया। योग पे बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत सारे वीडियो हैं योग चिकित्सा पर। तो इस तरह से मेरे जीवन में बदलाव आया। मेरे ख्याल से हर तरह का बदलाव हमें स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, ऐसे में एक फिल्म फेयर अवार्ड से भी आप सम्मानित हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल में मेरी बहुत सी कहानियाँ हैं, जी। और फिल्म जगत से 70-80 के दशक में मेरा काफ़ी गहरा संपर्क रहा है। जी। तो शुरू में मैंने कई फिल्में जो भारत में बहुत अच्छी उच्च स्तर की बनती हैं, उनको मैं विदेशों में ले गया। उनमें से एक फिल्म थी सत्यजीत राय की पहली और आखिरी हिंदी पिक्चर, द चेस प्लेयर्स, शतरंज के खिलाड़ी। फिर श्याम बेनेगल हमारे मित्र थे, उनकी कुछ फिल्में ले गए। फिर बासु भट्टाचार्य की कुछ फिल्में ले गए, और भी ये इरादा था कि उसको जारी रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता गया। लेकिन कहानियों का सिलसिला जारी रहा। तो कई कहानियाँ थीं। एक कहानी थी, उसका शीर्षक था ए सूटेबल मैन। तो वो शीर्षक कहाँ से आया? एक 50 साल पहले एक उपन्यास छपा था, द ए सूटेबल बॉय। तो मैंने कहा वो बच्चा बड़ा हो गया होगा। तो सूटेबल मैन की कहानी की एक संरचना मैंने की, और लगा कि सिर्फ सूटेबल मैन नहीं, सब कोई सूटेबल कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। ये खोज है जो लगभग पूरी नहीं हो पाती अक्सर, क्योंकि जब तक हम सोचते हैं कि ये सूटेबल सन है, डॉटर है, बेटा बेटी है, माँ बाप हैं, तो उसकी परिभाषा बदल जाती है। जब वो वहाँ तक पहुँचे, आधे रास्ते तक, अच्छा अब ये इससे ऐसा चाहिए, तो वो अनंत खोज बन जाती है। तो इसी तरह एक कहानी थी एक लेखिका की, जो एक पुस्तक लिख रही हैं कि तरह तरह की महिलाएं किस तरह के सूटेबल मैन की खोज में, तलाश में हैं। और तो ये लेखिका जो हैं वो निकल पड़ती हैं अभियान पर कि हम तरह तरह के लोगों से मिलेंगे, देखें उनके गुण क्या हैं, उनकी कमियां क्या हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर कमियां ना हो, सिर्फ अच्छाइयाँ हों। तो इस तलाश में वो अलग अलग जगहों पे जाती है, देशों में जाती है, यात्रा करती है, बहुत लोगों से मिलती है। लेकिन फिर भी अंत में उसको लगता है कि क्या मैं सूटेबल मैन की खोज में हूँ, अपने लिए या समाज के लिए, अन्य महिलाओं के लिए। तो उसके अंदर एक ऐसी भावना जगती है कि ये सूटेबल मैन मिलने का है नहीं, ये सिर्फ कल्पना है।
तो उस पर एक कहानी थी, तो ऐसे ही हम लोग खेल खेल में मजाक में चले चलो एक पिक्चर बनाते हैं। तो कलकत्ते से एक महिला निर्देशक से संपर्क हुआ, एक फिल्म स्टार से संपर्क हुआ, तो लोग आए वाशिंगटन एरिया में, हमारे स्कूल में भी उन्होंने कुछ वर्कशॉप किए और इसी खेल खेल में वो पिक्चर बन गई। तो हमने कहा कि चलो कुछ फिल्म फेस्टिवल में भेज देते हैं। तो पहले फिल्म फेस्टिवल में गई, उसको बेस्ट शॉर्ट फीचर का अवार्ड मिला। तो मैंने कहा शुरुआत तो बहुत अच्छी है, तो अब देखें इसके बाद क्या होता है। अच्छा, इतने अलग अलग किरदार आपने निभाए हैं, एक वर्ल्ड बैंक में भी भूमिका निभाई है, इसके अलावा सुना है आपने 50 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान भी रखा हुआ है, तो दर्शकों को कुछ अलग अलग भाषाओं में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इतनी ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान तो मुझे नहीं है। अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत, फ्रेंच थोड़ी बहुत, स्पेनिश, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, बंगाली नेपाली, ये सब आती हैं। तो अब सभी भाषाओं को क्यों इसमें मिलाएं, अंग्रेज़ी में बोल देता हूँ। वेरी नाइस टू मीट यू ऑल एंड आई होप टू कंटिन्यू दिस कनेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। अच्छा, आप विदेश में रहे हैं, ऐसे में सुना है कि आप अब इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो भारतीय कल्चर को इतने सारे देशों का भ्रमण करने के बाद भारतीय कल्चर को प्रमोट करने का कहाँ से प्रेरणा? ऐसा है ना कि आपने कहा अब, जी। वो अब नहीं है, वो जी। अब बहुत पहले से है। जी। क्योंकि मैंने भारतीय संस्कृति से अपने को कभी अलग न पाया न माना। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। भारतीय संस्कृति में जन्म से, बल्कि जन्म जन्मांतर से जुड़ा हूँ। तो मेरा हिस्सा है भारत, मेरे हिस्से, भारत का हिस्सा हूँ, हम दोनों जुड़े हैं। तो मैं विदेश हूँ, विदेश में रह रहा हूँ, विदेशी हूँ, ऐसा विचार मेरे मन में कभी आया ही नहीं। ये ज़रूर हो सकता है कि मैं भारत के क्षेत्रफल से दूर हूँ, लेकिन मेरे मानसिक क्षेत्रफल में भारत भी है। जी। अच्छा, ऐसे में आप विदेश में भी रहते हैं और कहीं ना कहीं भारत में जब बहुत कम आपका रहना होता है विदेश के अकॉर्डिंग, तो ऐसे में दोनों की भूमिका कहाँ देखते हैं, कितना अच्छा कहाँ पर लगता है, कहाँ का कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, कल्चर, चूँकि मैं भारतीय संस्कृति से ज़्यादा जुड़ा हूँ और उसको मैं बहुत उच्च स्तर का भी मानता हूँ कि उसमें जो संस्कार हैं, जो मान्यताएं हैं, जो दर्शन है, जो ऋषियों के दिए हुए ज्ञान हैं, वो मुझे विश्व के किसी और कोने में नहीं मिले। तो मैंने उसका अध्ययन भी किया, हालांकि अन्य स्थानों पर, अन्य देशों में मैंने बहुत कुछ सीखा, तरह तरह के लोग हैं, उनके अपनी परंपराएं हैं, वो सब जाना। लेकिन अंत में जब अपनी जड़ पर आए तो हमें लगा कि उच्चतर यही है और हमने इसी को आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया। अच्छा, इतने अलग अलग क्षेत्रों में आपने अपनी भूमिका निभाई है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक में हो या फिर फिल्मों में हो या फिर भाषाओं में हो या संस्कृति में हो, तो ऐसे में सबको मैनेज कैसे किया और सब में अपनी भूमिका निभाने का कैसे सोचा? ये मैंने सोच के नहीं किया। जी। अगर सोच के करता तो मुझे बड़ा डर लगता कि अरे ये भी कैसे, ये भी करें, ये भी करें, वो भी करें, ये नहीं हो सकता। बस मैंने कहा कि मेरे अंदर जो क्षमता है वो बाहर उजागर होनी चाहिए, और एक बिना प्रयास किए हुए लड़ियाँ जुड़ती गईं। कुछ जहाँ भी हमने कुछ सोचा, कुछ करने का प्रयास किया, कुछ न कुछ होता गया। या तो प्रकृति ने हमारे साथ दिया, हमारे मित्रों ने, सहयोगियों ने साथ दिया, तो उन सब का आभार है मुझ पर। और ये मैं नहीं मानता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया, सोच समझ के एक उसकी रूपरेखा बनाई, उस पर प्रयास किया, ये प्रोजेक्ट की तरह हमने नहीं किया। ये एक विचार है, एक सोच है, जिसको मैंने एक रूप प्रदान किया। अच्छा, आजकल की जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इतनी बिजी हो गई है अपनी लाइफ में काम करते करते कि वो किसी और क्षेत्र में जाने का नहीं सोचती, अगर अपना एक लक्ष्य बना लेती है तो वहीं जाने का सोचती है। ऐसे में आपने अलग अलग क्षेत्रों में भूमिका निभाई है, तो कहीं ना कहीं पीढ़ी को, जो आजकल की जो पीढ़ी आ रही है, हम लोगों की जो पीढ़ी आ रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने ध्यान को केंद्रित रखें? अगर मैं आपको सच और ईमानदारी से कहूँ जी। तो ये कह सकता हूँ कि आज की पीढ़ी एक लगभग संकीर्ण उद्देश्यों में घिर गई है कि हमें कुछ पाना है, कुछ लेना है। अच्छा, पाना क्या है? तो ज़्यादा आमदनी पानी है, नौकरी पानी है, फिर क्या? तो जीवन को एक संपूर्ण रूप में देखना, वो दृष्टि बहुत कम पनप पाई है।
एक बहुत ही सीमित उद्देश्य आज की पीढ़ी लेकर चलती है कि हमें यहाँ पहुँचना है, एक एक पतले रास्ते पे, सकरी गलियाँ में। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर देखा अरे अभी तो बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ हम खोते जा रहे हैं। हम बहुत कुछ बन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज के युग में हमने चुना है बहुत कम। उस कम को ही आगे बढ़ाते हैं, तो अब बढ़ के भी वो थोड़ा और कम से कम हो जाता है, लेकिन वो विस्तृत नहीं हो पाता। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि हम आगे बढ़ने के प्रयास में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और वो है हमारी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पाए हैं। तो अगर उस दिशा में हम थोड़ा और जागरूक हों, तो एक हम बहुत ही समर्थ और समग्र जीवन बिता सकते हैं, और कुछ पाने के साथ साथ कुछ दे भी सकते हैं। अच्छा, आजकल जो भारत में ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति पीछे छूटती नज़र आ रही है। तो ऐसे में आप भारतीय संस्कृति को प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं, योगा को प्रमोट कर रहे हैं, विदेशों में प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ के लोग हमारी भारतीय संस्कृति को कितना अपना रहे हैं? वहाँ के लोग जो जान पा रहे हैं वो ज़रूर अपना रहे हैं। जो लोग नहीं जानेंगे वो कैसे अपनाएंगे? तो जिनको इस बात का ज्ञान होता जा रहा है कि हमारी संस्कृति में कितना विस्तार है और कितने तरह तरह के गुण हैं, तो ये जानकर लोग इसको नकार नहीं सकते। एक तो ये है। दूसरा, आपने जिक्र किया कि पाश्चात्य सभ्यताएं एक घर कर गई हैं हमारे मानसिकता में, तो ये संभवतः हमारे इतिहास का एक परिणाम है जो हम भुगत रहे हैं कि लगभग 1000 वर्षों में तरह तरह के लोग आए, अच्छे बुरे सब। अच्छे लोगों को हमने अपनाया और बाकी लोग भी रह गए, और बहुत कुछ हमसे छीन लिया गया, जानबूझकर उसको दबाया गया। हमारे इतिहास को, हमारी शिक्षा प्रणाली को, हमारे दर्शन को, हमारे ऋषियों को, हमारे ग्रंथों को नकारा गया, और उसके प्रति हमारी जनता में, हमारे समाज में एक नफ़रत सी पैदा की गई कि वो पुराना है तो बुरा है। तो पुराना बुरा है, नया अच्छा है। जब मैं नहीं मानता हूँ, बहुत सी नई चीज़ें होती हैं, वो भी इतनी अच्छी नहीं है अपनाने लायक, लेकिन चूंकि वो नया है, अब कोई डिवाइस ले, कोई मोबाइल फ़ोन आ गया तो हम भागते हैं उसके पीछे, कोई नए किस्म का फैशन आ गया, भागते हैं। ये नहीं देखते कि उससे हमारे ऊपर, हमारी मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा, हमारा कितना समय उसमें जाएगा। समय बहुत मूल्यवान होता है, तो समय का सही उपयोग करना, अपने दृष्टि को विस्तृत करना, और अपनी गहराइयों को पहचानना, और अपने बड़े और ऊंचे लक्ष्य की ओर जाना, छोटी छोटी बातों को छोड़कर। अच्छा, 25 साल आपने अपने वर्ल्ड बैंक में अपनी नौकरी को दिए हैं, उसके बाद आपने योगा को अपना लिया है, तो इन दोनों में आपकी दिनचर्या कैसी जाती थी? कितनी सुकून की नींद अब आ रही है या पहले आती थी? अब तो पहले से बहुत अच्छी नींद आती है, और नींद ना आए फिर भी हमें विश्राम का अनुभव होता है। और अगर हम सब इस क्रिया को अपना लें, योग असल में कुछ भ्रम है इसके विषय में। लोग योग को समझते हैं, लोग ये कुछ किया जाता है, योग कुछ करने की बात है। हम जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो करना योग है। वो एक माध्यम है, वो एक रास्ता है, योग की ओर हमें ले जाता है। तो अगर हम एक योगिक जीवन क्रिया, जीवन शैली अपनाएं, तो हमें करना कम और अनुभव करने को ज़्यादा मिलेगा। तो योग एक अनुभव है, एक क्रिया नहीं है। क्रिया एक माध्यम है शुरुआत के लिए। लेकिन आजकल की बिजी लाइफ में लोग जिम जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन योगा को अपनाना प्रेफर नहीं कर पा रहे। देखिए, बिजी लाइफ हम लोगों ने बना रखा है। लाइफ बिजी है नहीं, लाइफ विश्राम है। कभी कभी कुछ करना पड़ता है, योगदान देना पड़ता है, लेकिन अब जो प्रणाली है जीवन की, उसमें लोग समझते हैं कि जितना ही हम व्यस्त रहें उतने ही सफल माने जाएंगे। अगर हम बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं क्या समय बर्बाद कर रहे हो। हमने पढ़े लिखे बच्चों से भी सुना, ग्रेजुएट हैं, तो मैंने कहा भाई थोड़ी देर बैठो, कुछ ना करो, आंख बंद करके गहरी सांस लो और अपने दिमाग को खुला छोड़ दो। कि ये कैसे हो सकता है कि हम चुपचाप बैठें, आंख बंद कर लें और कुछ सोचें भी ना। तो न कुछ सोचना एक क्षण के लिए भी
वो ये अनैसर्गिक मानते हैं, अननेचुरल मानते हैं। तो बहुत सी ये धारणाएं जो हमारे अंदर प्रवेश कर गई हैं, जो हमें अंदर से खोखला करती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो मेरा सबसे आग्रह ये है सभी दर्शकों से, ख़ास तौर से नई पीढ़ी के लोगों से, कि आप अपनी मानसिकता में कुछ बदलाव लाएं और आप पाएंगे कि हर दिन आपका जीवन एक नई शुरुआत करेगा। अच्छा, आप जैसे योगा को और भारतीय संस्कृति को विदेशों में प्रमोट कर रहे थे, सुना है अब भारत में भी आकर अब इसी को प्रमोट कर रहे हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति हम अपना रहे थे उनको कहीं ना कहीं निकाल कर भारतीय संस्कृति को दोबारा से अपनाने की कोशिश आपकी लगी हुई है, तो कैसे कुछ आप ये सब कर रहे हैं? नहीं, निकालना और पहुंचाना ये इस रूप में मैं नहीं देखता। अगर आप बाग में फूल उगाएंगे तो जो बाकी चीज़ें हैं वो उसमें ढक जाएंगी, है ना। तो कुछ निकालना नहीं है, अपने अंदर हम क्या समावेश करते हैं, अपने अंदर क्या हम उतारते हैं, वो अपनी जगह बना ले तो बाकी चीज़ें जो वहाँ नहीं होनी चाहिए वो अपने आप बाहर हो जाएंगी। क्योंकि बाहर निकालने का प्रयास बहुत मुश्किल होता है। हम कहें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वो मुश्किल है। अगर हम कहें कि हम नहीं करना, इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हमें क्या करना है उस पर ध्यान दें, तो जब हम वो करने लग जाएंगे तो जो हमें नहीं करना चाहिए था वो अपने आप मुझे छोड़ के चला जाएगा। एक चीज़ और हमने सुनी है कि आप एक विषय यानी कि प्रज्ञालय पर ही ध्यान दे रहे हैं, तो ये विद्यालय और प्रज्ञालय क्या है? ये असल में शुरू में सबको ऐसा लगता होगा कि विद्यालय तो है, चल रहा है, तो ये प्रज्ञालय क्या होता है। तो ये धारणा मेरे मन में लगभग 20-25 साल से पनप रही है और मैंने ये देखा कि आजकल के स्कूलों में किस तरह की शिक्षा होती है। हमें बाहरी जगत का ज्ञान मिलता है, वो क्या है, ABCD क ख ग घ 1 2 3 4 हो गया, हम भाषा बोल सकते हैं, गणित कर सकते हैं, पदार्थों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो कौन है जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो ज्ञान किसको मिल रहा है, तो अपने आप को जानना हम विद्यालयों में नहीं सीख पाते, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान। तो हमारे बहुत से जो शिक्षक और विषय पर विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली लगभग अधूरी है या उससे भी कम है। और जो बच्चे शुरू में स्कूल जाना शुरू करते हैं, उनके साथ क्या होता है, तनाव में आते हैं। उनका मार्क्स कितने मिल रहे हैं, ग्रेड है, किसी का 80 हो गया, किसी का 90 हो गया, उसी में उलझे हुए हैं। और हर महीने आपका टेस्ट होता है। बच्चे कभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी एग्ज़ाम से निकले हैं, अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह के जो एक मन में तनाव होता है, स्ट्रेस होता है बच्चों को, और माँ बाप घर के सभी को, परिवार वालों को स्ट्रेस होता है, बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है। अरे भाई, एग्ज़ाम चल रहा है तो एक खुशी का होना चाहिए कि हम यहाँ तक सीख पाए हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं हमने क्या सीखा है। तो एक ये समस्या है, पदार्थ ज्ञान, आत्मज्ञान। दूसरी बात यह है कि बच्चे के ऊपर हम ध्यान कम देते हैं। अपना जो करिकुलम पहले से बन रखा है, यही हमें सिखाना है। बच्चा अगर चाहे कि हम इसको जल्दी सीखना चाहते हैं, हम कुछ और विषय सीखना चाहते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चे हो सकता है शुरू से बहुत बड़े आर्टिस्ट बनना चाहते हो, संगीतज्ञ बनना चाहते हो, नहीं, आप खेलो कूदो कम, गाना वाना मत गाओ, और ये पेंटिंग वगैरह बाद में कर लेना, अब पहले ये करो, वो करो। तो बच्चों का ध्यान जो है, जिसमें उनको लगना चाहिए, जिसमें कुछ बहुत बड़ा बन सकते हैं, उसमें उनको प्रोत्साहन नहीं मिलती है। तो दूसरी समस्या ये मुझे नज़र आई। और तीसरी समस्या ये आई कि शुरू से ही बच्चे बड़े होने लगते हैं। तो अगर किसी से पूछो आप स्कूल क्यों जाते हो, स्कूल जाते हैं ताकि बड़े हो के हमको अच्छी नौकरी मिले। हाँ, उसके बाद क्या करोगे, तो बड़ा पैसा कमाएंगे और बड़े पोजीशन पे होंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि जीवन का अगर ये लक्ष्य है तो बहुत छोटा, बहुत कम है। तो बच्चों के अंदर एक बड़े विचार, कुछ बड़ा करने की इच्छा, वो शक्ति, वो योग्यता अगर स्कूल में मिले, बाकी सब चलता रहे, क ख ग ABCD चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ जो चलना चाहिए वो नहीं है।
तो हम जो है इस विचार में हैं बहुत ही गंभीरता से कि हमें स्कूल को रिप्लेस नहीं करना है, कंपटीशन नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है हमारी। वो स्कूल चलता रहे, उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे हफ्ते में हम कुछ और बताते रहें, कुछ ऐसी कहानियाँ बताते रहें जो प्रेरणा देती हैं, जो नैतिकता और गहरे मूल्यों पर आकर्षित करती हैं। तो एक सप्लीमेंट हमने सोचा कि इस पे काम किया जाए, क्योंकि जो शिक्षा प्रणाली है उसको प्रभावित करना, उसमें बदलाव लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें पॉलिटिक्स है, बजट है, ये सब है। तो मैंने कहा हम जो कर सकते हैं छोटे स्तर पर, और हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ें तो स्तर बढ़ेगा। तो अभी ही पिछले 2-3 हफ्ते में लगभग 12 या 15 लोगों ने ये अब मंजूरी दी है कि वो प्रज्ञालय की एक श्रृंखला अपने यहाँ शुरू करेंगे। यूपी में, बिहार में, अन्य क्षेत्रों में, हिमाचल में। तो अगर अगले 2-3 हफ्ते में 30-35 ऐसी संस्थाएं स्थापित हो जाती हैं तो उनको हम पूरी मदद करेंगे, पूरा सहयोग देंगे कि उनके पास सामग्री मिले, उनको पुस्तकें मिलें। और मेरे लगभग 400 वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं बच्चों की शिक्षा प्रणाली पर, प्रज्ञालय के विषय में। अच्छा, ऐसे में लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कि उनके बच्चे को एक पाश्चात्य संस्कृति का ज्ञान मिले, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए, ऐसे में वो शिक्षा स्तर होना चाहिए जो विदेशों में बच्चों को मिल रहा है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा भी चल रही है राजनीति में कि हम आपके बच्चों के लिए ऐसे स्कूल्स बना रहे हैं जो विदेशों से कंपेयर किए जा रहे हैं। ये एक भ्रम है। हमारी शिक्षा प्रणाली प्राचीन काल से उच्च स्तर की रही है। और आज के समय में आप देशों की तुलना करें तो ऐसा कोई देश नहीं है जो नंबर 1 पे जिसको माना जाता है, उनका ग्रोथ रेट है, टेक्नोलॉजी है, ये सब जो अंग्रेज़ी भाषा पढ़ के बने हों। फ्रेंच में सभी डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, जर्मन और भी भाषाएं। तो देश की अपनी भाषा होती है, उससे उसका इतिहास, उसकी मानसिकता जुड़ी होती है। अगर उसी को हम नकार दें और बाहर की भाषा अपने ऊपर थोप लें तो हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो इस दुविधा में हम जीते हैं और मेरे ख्याल से ये दुविधा दिल से निकलनी चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाह रही थी कि यूपी से बिलोंग करते हैं तो क्या भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? राजनीति में इतने लोगों का इंटरेस्ट है, उनको करने दो। राजनीति में, अगर मेरे लिए राजनीति नहीं बनी है। मैं बनारस में जन्मा हूँ, प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया है, अभी जा भी रहा हूँ 2-3 दिनों बाद। तो उतना पर्याप्त है मेरे लिए। और राजनीति एक अलग दिशा है जिसमें मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उसकी ओर आकर्षित हूँ। सर, सुना है आपका यूएस में एक इंडिया के ऊपर, इंडियन कल्चर के ऊपर एक विद्यालय आपने खोला हुआ है। 1982 में जब हमारे 2 बच्चे थे, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि इनको भारतीय संस्कृति से कैसे जोड़ें। तो अपने घर में ही बेसमेंट में हमें एक अच्छी टीचर मिली, वो म्यूज़िक, हिंदी सब सिखाती थी। तो हमारे 2 बच्चे, फिर हमारे एक मित्र के 2 बच्चे, तो ये 4-5 बच्चे स्कूल जो है हमारे बेसमेंट में शुरू हुआ। उसके बाद और लोगों ने रुचि दिखाई, फिर 10, 20, 50, 100 इस तरह के विद्यार्थी होने लगे। तो हमने फिर किराए पे कम्युनिटी हॉल लिया। उसके बाद 2009 में स्कूल के नाम पर हमने एक बिल्डिंग खरीदी, जो कि स्कूल के नाम पे है, और करीब 6-7 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह है, 5-7 क्लासरूम है, एक ऑडिटोरियम है। तो उसमें लगभग हर सप्ताह 100 कक्षाएं होती हैं। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक वगैरह वगैरह, और हिंदी कक्षाएं होती हैं, और साथ में गुजराती, पंजाबी और योग की कक्षाएं होती हैं। तो इस तरह की कक्षाएं लगभग 100 होती हैं हर सप्ताह, और करीब 20-25 शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं। अच्छा, शिक्षक वहाँ पर मतलब इस कल्चर के
कैसे आपको मिल गए और एक खोज आपको लगी होगी इसमें ज़्यादा? नहीं तो शिक्षक बने बनाए नहीं मिले। जी। जैसे उनको हिंदी आती है, अच्छी हिंदी आती है, उन्होंने हिंदी में अंडर ग्रेजुएट में लिया होगा, हाँ। तो वहाँ पे हैं कुछ और कर रहे हैं, तो हमने उनको प्रोत्साहित किया कि आपको हिंदी आती है, हिंदी साहित्य के विषय में जानते हैं, थोड़ा हिंदी सिखाना भी सीखिए। तो इस तरह की पुस्तक मालिकाएं हमने उनको दी, तो धीरे धीरे वो शिक्षक बन गई। और लेकिन संगीत में थोड़ा मुश्किल था, संगीत और नृत्य में। तो जो अपने बचपन में या कहीं वो उन्होंने सीखा होगा म्यूज़िक डांस, उनके गुरु रहे होंगे, तो किसी कला क्षेत्र या ऐसी संस्थाएं हैं भारत में जिनके गुरु, जिनकी शिक्षिकाएं उन तक पहुंची, वो शिक्षा उन तक पहुंची, तो उन्होंने निपुणता हासिल की, फिर वो म्यूज़िक और डांस के टीचर बने। तो इस तरह तो लगभग अब 42 साल हो गए स्कूल के। और हम भी अभी वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं, मैं, मेरी पत्नी और 2 एक और मित्र, तो वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब विदेश में भारतीय कल्चर पूरी तरह से अपनी पकड़ बैठा चुका है। इसलिए किया क्योंकि मैं समझता हूँ कि बच्चों के विकास के लिए वो बहुत ज़रूरी था। और इस तरह की शिक्षा अगर अन्य बच्चों को, अमेरिकन बच्चे भी आते हैं उसमें, अमेरिकन बच्चे आते हैं, कुछ बांग्लादेश के, अफ़गानिस्तान के, जिनको संगीत में रुचि है, तो वो सभी आते हैं, सबके लिए खुला है द्वार। तो मतलब कितने बच्चे वहाँ पर अपनी शिक्षा ले रहे हैं? कोविड से पहले तो लगभग 500 हो गए थे। कोविड की वजह से थोड़ा कम हुआ क्योंकि इन पर्सन क्लास नहीं होती थी, वो जूम पे म्यूज़िक डांस वगैरह नहीं सिखाया जा सकता। लेकिन कोविड के बाद अब फिर जो है वो उनकी जो इनरोलमेंट है वो बढ़ने लगी है, तो फिर अब रास्ते पर आ रहे हैं। अच्छा, सुना है दूर बैठे बच्चों को, छात्रों को आप शिक्षा देते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यूट्यूब चैनल हमने इसलिए शुरू किया कि बहुत सी कहानियाँ बतानी थी, और मैंने करीब पिछले 5 वर्षों में बच्चों की कक्षाएं शुरू की हैं। मैं खुद पढ़ाता हूँ, 4-5 बच्चे पहले थे, अब 10-12 बच्चे हैं, मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन उनके माध्यम से मैंने कहा कि बहुत सी बातें जो मैंने अपनी कक्षा में बताई बच्चों को, वो और बच्चों तक कैसे पहुँचें। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसको वीडियो रिकॉर्ड करें। तो क्लास में मैंने एक विषय पे कुछ बताया, तो कहा क्लास 1 घंटे की हुई, तो मैं 5 मिनट में उसको कैसे बता दूं। तो 5 मिनट में उसका एक सारांश मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, और वो भी लोगों तक पहुंचा, लोगों ने सराहना की। मैंने कहा चलो ये काम अच्छा है। तो लगभग 400 इस तरह की वीडियो, योगाचार्य धनंजय कुमार यूट्यूब चैनल का नाम है, और फेसबुक का भी उसी नाम से है, तो वो लोगों तक पहुंचा, और बहुत से देशों में पहुंचा, और देशों से भी हमारे पास संदेश आए कि ऐसा बड़ा अच्छा लग रहा है, भारत में बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। तो मैं चाहूँगा कि भारत के और भी तमाम बच्चे, उनके घर वाले, माँ बाप इस वीडियो को देखें। अधिकतर उसमें अंग्रेज़ी में है, कुछ हिंदी में भी हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में माँ बाप देख के उसको हिंदी में भी बताएं। तो यहाँ पे मैंने आकर कुछ ऐसे प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं जो कि लोगों तक पहुँच रहे हैं, और एक अच्छा ब्रोशोर बनाया है प्रज्ञालय पर, जो मैंने पहले जिक्र किया था, तो उसमें भी लोगों की रुचि बढ़ रही है। ये मेरे आनंद का विषय है। अच्छा, ये स्कूल जो आपका यूएस में है, ये किस नाम से है? इंडिया इंटरनेशनल स्कूल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सेंटर। तो मतलब भारतीय संस्कृति पूरी तरह से, भारतीय संस्कृति, विज्ञान, दर्शन सब उसमें शामिल है, भाषाएं, संगीत, नृत्य, सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम चर्चाओं के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। शुक्रिया।